हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षद अली। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडीज़ में इतिहास के प्रैक्टिस सेट की। इतिहास को भी हम चैप्टर वाइज ही डिस्कस करेंगे। जैसे पहले प्रैक्टिस सेट में हम कवर करेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, इस तरह से आगे बढ़ते चलेंगे। ये सेक्शन इतिहास का आपके जो 50 नंबर का सेक्शन है उसमें भी काम आएगा और एसएसटी का जो 100 नंबर का सेक्शन है उसमें भी काम आएगा। दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपसे कहा गया था कि आपका रिस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए इन पर, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने डिस्कशन की। आज का पहला सवाल देखेंगे, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? जब हमारे देश में आर्यन या आर्य लोग आए थे तो उसी समय रचना हुई थी हमारे देश में 4 महत्वपूर्ण वेदों की। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये 4 वेद होते हैं। इन चारों वेदों की जब व्याख्या की गई, क्योंकि वो सभी के लिए समझना पॉसिबल नहीं थे, इसलिए उनकी जब व्याख्या की गई तो यही वेद कहलाए ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण लिटरेचर। और जब इनको फर्दर एक्सप्लेन किया गया तो यही ब्राह्मण लिटरेचर अब कहलाए अरण्यक, और अरण्यक को फर्दर एक्सप्लेन किया गया तो ये बने उपनिषद। यानी जो वेद थे हमारे, वेदों की जब व्याख्या करते चले गए तो वेदों का अंतिम रूप से जो व्याख्या मिली हमें वो उपनिषद में मिली। तो एक प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि वेदों का अंत किसे कहा जाता है? आंसर होगा उपनिषद को। वेदों के अंत से यहाँ मतलब होता है कि वेदों का जो है फाइनल एक्सप्लेनेशन उपनिषद है। और यही क्रम आपसे परीक्षा में भी पूछा हुआ है कि इनको सही क्रम में लगाइए। पहले वेद आए, वेद के बाद ब्राह्मण साहित्य बने, उसके बाद अरण्यक, उसके बाद उपनिषद। इसका मतलब यहाँ से ये समझ में आया कि जो चारों वेद हैं, चारों वेद के अपने ब्राह्मण साहित्य होंगे, अरण्यक होंगे और उपनिषद भी होंगे। अगर आपसे पूछे कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो कुल मिलाकर जो उपनिषद हैं वो संख्या में 108 होते हैं, जिनमें से 12 ही मान्यता प्राप्त है। ये नंबर भी परीक्षा में पूछा हुआ है आपकी। उपनिषद का क्या मतलब होता है ये भी पूछा हुआ है आपसे पेपर में। तो उपनिषद का मतलब होता है समीप बैठना, टू सिट नियर। किसके? अपने गुरुओं के। तो हम कह रहे हैं उपनिषदों की जो संख्या है वो 108 है, 12 उनमें से मान्यता प्राप्त हैं। और जब ये उपनिषदों की संख्या इतनी है तो जाहिर है कि सभी वेदों के अपने अपने उपनिषद होंगे। ऐसे ही जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद का एक उपनिषद है जिसका नाम है मुंडक उपनिषद। और इसी मुंडक उपनिषद में लिखा हुआ है ये स्लोगन, सत्यमेव जयते। तो ये आपको समझ में आया सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? पूरी हिस्ट्री शुरुआत से लेके अंत तक आंसर कर पाएंगे। डी ऑप्शन सही रहेगा बिल्कुल। मुंडक उपनिषद से लिया गया है ये। और इसके साथ कितने भी प्रश्न बना लो आप यहीं से। तो ये समझ में आया कि मुंडक उपनिषद या जो मुंडकोप उपनिषद है ये किस वेद में आता है? ये अथर्व वेद में आता है। सवाल नंबर 2, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः कौन सा था? जो अर्ली वैदिक एज के आर्यंस थे, यानी ऋग्वैदिक काल के जो आर्यन थे उनका रिलीजन क्या हुआ करता था? सबसे पहले एलिमिनेशन करेंगे हम यहाँ पर। ऋग्वैदिक काल में कहीं पर भी मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है, तो मूर्ति पूजा जिस ऑप्शन में होगा वो नहीं होगा। भक्ति भी नहीं होगा। अगर आप वैदिक काल का डिवीज़न देखेंगे तो 1500 से लेकर के 600 बीसी तक ये समय चला था, ठीक है। और इसमें इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो है पूर्व वैदिक काल, इसको बोलते हैं अर्ली वैदिक एज, जो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक चला, यही होता है ऋग्वैदिक काल आपका। दूसरा है उत्तर वैदिक काल, इसको बोलते हैं लेटर वैदिक पीरियड या लेटर वैदिक एज, और ये समय है आपका 1000 बीसी से 600 बीसी तक का। यहाँ पर जो है पूर्व वैदिक आर्य या पूर्व वैदिक काल के बारे में बात की गई है। तो ऋग्वैदिक काल में आप जानते हैं ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ है? ऋग्वेद में ईश्वर की प्रशंसा में बहुत सारे मंत्र लिखे हुए हैं। और ऋग्वैदिक काल में ही जो धार्मिक कर्मकांड हैं उनको किया जाता था। तो ऋग्वेद जो है बहुत सारे देवताओं के अस्तित्व को मानता है, लेकिन जितने भी देवताओं को मानता है वो सभी प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। याद रखना इस चीज़ को। वो सब जो नेचुरल फोर्सेस हैं, प्राकृतिक शक्तियों का ही सिंबल माना गया है सभी देवताओं को। तो प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में आर्यों के देवताओं को जो है 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। एक तो आकाश के देवता। आकाश के देवता कौन कौन थे? सूर्य, वरुण, मित्र, विष्णु, इस तरह से। ऐसे अंतरिक्ष के देवता जैसे देव इंद्र हैं, वायु हैं, यम हैं, इस तरह से। पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम,
पृथ्वी, बृहस्पति, इस तरह से आप कह सकते हैं ये सब जो प्रकृति को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो वैदिक एज में, अर्ली वैदिक एज में जो पूजा होती थी वो किसकी थी? वो ज़्यादातर जो है प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ किया करते थे। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित करता है। एक शब्द आया है ऋग्वेद के अंदर, अघन्य शब्द, ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? अगर आपसे पूछे ऋग्वेद की रचना कब हुई थी, क्योंकि ऋग्वेद पर ये प्रश्न है, तो अभी हमने देखा कि वैदिक सभ्यता में वैदिक काल को, जो अर्ली वैदिक एज है ऋग्वेदिक काल, उसको हमने अभी देखा था 1500 BC से लेकर 1000 BC तक का टाइम पीरियड था। उसी टाइम में जो है ऋग्वेद की रचना भी की गई थी। तो ऋग्वेद में कुल मिलाकर 10 किताबें हैं, 10 मंडल जिन्हें कहा जाता है, जिसमें प्राचीनतम मंडल है, सबसे पुराने मंडल, मंडल 2 से 7 तक, और सबसे नए मंडल हैं मंडल 1 और मंडल 10। और इसी में अगर आप देखोगे ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ है, कुल मिलाकर के 1028, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, ऋग्वेद के अंदर 1028 श्लोक लिखे हुए हैं, मंत्र लिखे हुए हैं, हिम्स लिखे हुए हैं। ऋग्वेद के अंदर ही सबसे पहले जो है मनुष्य के 4 वर्णों का भी जिक्र किया गया है। जो वर्ण होती हैं, जैसे 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये वर्णों का जिक्र भी ऋग्वेद में मिलता है, प्रश्न पूछा हुआ है। तो ऋग्वेदिक काल में जो आर्य लोग थे, आर्यंस थे, उनकी संस्कृति एक्चुअली ग्रामीण हुआ करती थी। ठीक है, ये एक ग्रामीण सभ्यता हुआ करती थी, कबीलियाई सभ्यता थी ये। और यहाँ पर जो है जो प्राथमिक पेशा हुआ करता था यहाँ के लोगों का, आर्यंस का, वो पशुपालन था, और कृषि जो था इनका सेकेंडरी था। ये याद रखिएगा, इनका जो व्यवसाय, जो पेशा था, वो पशुपालन था प्राथमिक, और द्वितीयक था कृषि। तो इस काल में जब पशुपालन होगा और कृषि भी होगी, तो जाहिर है जो पशु होंगे वो उनको ज़्यादा अच्छा मानेंगे। तो इस काल में गाय को सबसे पवित्र पशु माना जाता था। किस काल में? ऋग्वेदिक काल में। आर्यंस के बीच में जो अधिकांश लड़ाइयाँ हुआ करती थीं वो गायों को लेकर ही हुआ करती थीं, और गाय को जो है अष्टकर्णी भी कहा गया है इसमें, यानी गायों के स्वामित्व को लेकर के जो डिस्प्यूट्स थे। और इसी ऋग्वेद में गाय को क्या बोला गया है? अघन्य। अघन्य शब्द जो है आपको अब समझ आ गया है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये गाय के लिए। अघन्य का क्या मतलब होता है? अघन्य का मतलब होता है ना मारे जाने योग्य। तो ये आपको क्लियर हो गया। ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? अभी डिस्कस किया है बिल्कुल। ऋग्वेदिक काल जो था पूरा बेस्ड था किस पर? ये जो है एक तरीके से पहला जो प्राथमिक था कार्य था इनका, वो पशुपालन था और कृषि था। तो पशुपालन में जो गाय था, इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान संपत्ति गायों को ही समझा जाता था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी ऋग्वेदिक काल में गाय को। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आगमन की सूचना देता है? अगर आगमन की बात कर रहे हैं हम आर्यंस के, पहले एक शब्द का मतलब पूछता है, आर्य का मतलब क्या होता है? आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, सुपीरियर। तो आर्य एक जाति थी, तो इसको सुपीरियर रेस या श्रेष्ठ जाति कहा जाता था। जो हमारे वेद हैं, जो चारों वेद हैं, वेदों के निर्माता ही कहे जाते हैं कौन? आर्यन। आर्यों ने ही निर्माण किया था या लिखा था किसको? वेदों को। और ये आर्य लोग हमारे देश में कहाँ से आए थे, इसके बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। जैसे सुनकर के ध्यान में रखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, इनको बताया कि आर्य लोग भारत में तिब्बत के हुआ करते थे, तिब्बत से भारत में आए थे। इन्हीं पर जो व्यू था बाल गंगाधर तिलक का, बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। लेकिन सबसे ज़्यादा वैलिड रीज़न जो इनका माना जाता है कि मैक्स मुलर ने बताया था कि आर्य जो है मूल रूप से मध्य एशिया से आए थे, सेंट्रल एशिया के निवासी थे, वहीं से भारत आए थे। ये सबसे वैलिड और ये एक्सेप्टेबल है। ईरान में एक अभिलेख मिलता है, इसका नाम है, इसको याद रखेंगे, ये है बोगजकोई। ये वाला जो अभिलेख था, इंस्क्रिप्शंस था, इस पर जो मेंशन किया गया था ऋग्वेदिक काल के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी गई थी। जो ऋग्वेदिक काल में देवता ज़्यादा प्रचलित थे, तो उसमें कई सारे देवों के बारे में उस पर लिखा हुआ उल्लेख मिलता है इस बोगजकोई इंस्क्रिप्शन पर। तो इससे यही पता लगता है कि जो आर्य थे वो ईरान से होकर के भारत में आए थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था? जब हमारे देश में आर्य रह रहे थे, तो हमने देखा ऋग्वेदिक काल में भी थे वो, उत्तर वैदिक काल के बाद में अगर हम बात करें
ऋग्वैदिक काल में जो लोग रहा करते थे उनका जो जीवन था वो कबीलियाई जीवन था एक तरीके से। तो अब धीरे धीरे जो है चेंजेस होने लगे थे उसमें। तो उत्तर वैदिक काल आते आते पहले जो एक तरीके से उन छोटे एरिया को जो है बदला गया जनपदों में, जनपदों को महाजनपदों में परिवर्तित कर दिया गया। और इसी तरह से इसके उत्तर वैदिक काल के अंत में 6ठी शताब्दी आ गई और यहाँ पर कुल महाजनपदों की संख्या 16 हो गई। ये 16 महाजनपद कौन कौन से थे आप सुनिए ध्यान से। काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, कुरु, ये 16 महाजनपद थे। और इन सब महाजनपदों में 16 में सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल जो महाजनपद हुआ वो था मगध, जिसकी राजधानी क्या थी? राजगृह या गिरिव्रज। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है आपसे परीक्षा में। इसी मगध को लेकर काफ़ी समय तक जो है अलग अलग शासकों में, क्षेत्रीय शासकों में लड़ाई होती रहेगी। यहाँ पर वंश रूल करते रहेंगे। तो मगध पर ही भारत का पहला, प्राचीन भारत का पहला वंश होता है जिसे हम कहते हैं हर्यंक वंश। तो वो मगध से ही शुरुआत होती है भारत के इतिहास की, पॉलिटिकल इतिहास की भारत के। आंसर कर पाएंगे? ऑप्शन डी यहाँ पर है लिखा हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? इसको याद रखिएगा, जो मगध की सबसे पहली राजधानी, प्राचीन राजधानी थी वो थी राजगृह या इसे कहा जाता था गिरिव्रज। ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा। और बाद में इसकी राजधानी कहाँ पर स्थानांतरित हुई मगध की? पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र राजधानी किसकी थी? तो ये राजगृह और गिरिव्रज जो है मगध की ही राजधानी हुआ करती थी। ये प्राचीन सबसे पहली राजधानी थी। उसके बाद में पाटलिपुत्र भी इसकी राजधानी हुई। और ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था 16 महाजनपदों में। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? जो मगध था, मगध पर शासन करने वाला सबसे पहला वंश हुआ हर्यंक वंश या हर्यंक डायनेस्टी, जो कि 544 से लेकर 412 बीसी तक इनका शासन चला। तो यहाँ से कई प्रश्नों को तैयार कर रहे हैं हम एक एक प्रश्न के साथ में। ये रिवीजन है आपका एक तरीके से। इसमें हर्यक वंश की स्थापना की थी किसने? ये था इसका हर्यक वंश का फाउंडर। मगध के सबसे पहले वंश का फाउंडर कौन हुआ? बिंबिसार संस्थापक था इसका, और यही पहला शासक भी था मगध का। इसके बाद मगध पर बिंबिसार के बाद इसका पुत्र का नाम था अजातशत्रु। ये गद्दी पर बैठता है। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठता है। उसके बाद में अजातशत्रु का पुत्र उदायीन गद्दी पर बैठता है। ये अजातशत्रु की हत्या करके बैठता है। तो इस वंश को हम पितृहंता वंश भी बोलते हैं। और इसमें सबसे लास्ट में जो अंतिम शासक हुआ किसका? इस वंश का, हर्यक वंश का, वो था नागदशक। ये अंतिम शासक किसी वंश का, प्रथम शासक किसी वंश का, जरूर परीक्षा में पूछा जाता है। तो अब आप यहाँ से इस सवाल का आंसर कर पाएंगे। अजातशत्रु के वंश का नाम बता पाएंगे? अजातशत्रु किस वंश का था? हर्यंक डायनेस्टी का, हर्यंक वंश का। यहाँ से सारे प्रश्न आपके सामने हैं। पिछले प्रश्न में हमने देखा मगध की जो राजधानी पाटलिपुत्र भी हुआ करती थी, और इस राजधानी पाटलिपुत्र को बसाने वाला कौन था? ये उदायीन था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदायीन ने। देखो कितने प्रश्न यहाँ से हुए आपके। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं भी इसी कारणवश मारा गया? अभी जस्ट पिछला ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। आई थिंक इस बार आप आंसर सही कर पाएंगे। यहाँ देखिए, जो बिंबिसार था, फाउंडर था हर्यक डायनेस्टी का, मगध के पहले वंश का। इसके बाद जो इसका पुत्र था अजातशत्रु ने इसकी हत्या कर दी थी बिंबिसार की। उसके बाद खुद गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र था उदायीन ने अपने पिता अजातशत्रु को मारा था। तो ये अगला जो सवाल है किस पर फ्रेम हो रहा है, केंद्रित है ये अजातशत्रु पर। यानी खुद इसने अपने पिता को मारा और खुद भी इसी का शिकार हो गया। सिंपल, ऑप्शन बी। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जिनका नाम था जीवक किसके दरबार से संबंधित थे? जो बिंबिसार हुआ करते थे मगध के जो शासक थे, पहले शासक, उन्हीं के समकालीन हुआ करते थे गौतम बुद्ध। समकालीन होने का मतलब ये होता है जैसे कि अभी हम जीवित हैं, मैं जीवित हूँ, आप जीवित हैं, यानी हम एक ही समय में जो लोग जीवित होते हैं वो होते हैं समकालीन, उनके कंटेम्प्रेरी। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के समकालीन कौन सा राजा हुआ? बिंबिसार हुआ। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है। ठीक है, तो बिंबिसार ने
जो अवंती अभी हमने डिस्कस किया था महाजनपदों में। अवंती का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था चंद्रप्रद्योत। ये अवंती का शासक हुआ करता था चंद्रप्रद्योत। और बिंबिसार ने इससे क्या कर ली थी, दोस्ती कर ली थी, इससे मित्रता कर ली थी। एक बार जब ये बीमार हुआ चंद्रप्रद्योत, तो बिंबिसार का एक राजवैद्य, उसका एक शाही फिजिशियन हुआ करता था जीवक, तो जीवक को चंद्रप्रद्योत के इलाज के लिए बिंबिसार ने भेजा था। तो ये समझ में आया कि प्रसिद्ध वैद्य जीवक जो है कि इसके दरबार से संबंधित था, बिंबिसार के दरबार में था ये, इनका खुद का फिजिशियन था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। प्राचीन महाजनपदों के बारे में लिखा गया है, इधर उनकी राजधानियों से कनेक्ट करना है, आपको मैच करना है। जो कुरु महाजनपद हुआ करता था, कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। आप जानते हैं दिल्ली का जो पुराना नाम था, प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ ही था। अगली देखिए पांचाल। अगर हम पांचाल की बात करें, इसकी राजधानी कौन सी थी? तो ये आपको याद रखने, अहिछत्र। अगर हम कौशल की बात करें, कौशल की राजधानी हुआ करती थी श्रावस्ती। नेक्स्ट वन इज वत्स। वत्स की राजधानी कौन सी थी? ये थी कौशाम्बी। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम हुआ करता था? उज्जैन का प्राचीन नाम, एंशिएंट नेम, इसका था अवंतिका, ऑप्शन बी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो मत्स्य महाजनपद था, ये कहाँ पर स्थित था? इसकी लोकेशन बतानी है। इसकी आपसे वो भी पूछ सकता है राजधानी क्या थी महाजनपदों में से। इसकी राजधानी हुआ करती थी विराटनगर। विराटनगर इसकी राजधानी थी। और ये विराटनगर कहाँ कहाँ आता था? ये अलवर, अलवर के साथ जो भरतपुर, ये आप नामों से ही अब समझ गए होंगे, ये वर्तमान वाले नाम बता रहे हैं, तो यानी ये राजस्थान का एरिया था। आंसर कर सकते हैं ऑप्शन बी। जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कौन सी थी? यानी वो किस स्टाइल में लिखा करते थे? देवनागरी थी, ब्राह्मी थी, तमिल थी, कौन सी थी? एक्चुअली जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो पढ़ना लिखना जानते थे, लेकिन वो जो है भाव चित्रात्मक लिपि का इस्तेमाल करते थे। पिक्टोग्राफिक भाव चित्रात्मक लिपि थी, यानी पिक्चर्स बनाया करते थे ये लोग, ठीक है। और ये ऐसी लिपि है अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है, अनडिसाइफर्ड है ये। पिक्टोग्राफिक इसको लिखेंगे हम, पिक्टोग्राफिक। सिंबल्स बने होते थे, ठीक है, सिंबल्स बने होते थे सिर्फ। तो इसको जो है अभी तक कौन सी है ये नहीं डिसाइड किया गया है, बट नाम अगर आपको ऑप्शन में भाव चित्रात्मक मिलेगा तो ये आप सेलेक्ट कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह हुआ करता था, यहाँ से व्यापार करते थे? तो कौन सा था ये लोथल था। इसको आप जानते ही हैं, बहुत फेमस है ये क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता में जो कालीबंगा है, कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था ये साइट? कालीबंगा की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से एक तरीके से जो काली मिट्टी है, यहाँ पर चूड़ियाँ भी मिली हैं काली मिट्टी की, और काली मिट्टी के ही बर्तनों को भी यहाँ से देखा गया है। कालीबंगा वर्तमान में कहाँ पर है? ये साइट भी पूछता है आपसे, ये याद रखिएगा, राजस्थान में है। तो इसकी खोज की थी इस साइट की ए घोष ने, और घग्गर नदी के किनारे पर है ये। तो इसका आंसर कर पाएंगे मिट्टी के पात्र। भीमबेटका किसके लिए फेमस है? जो भीमबेटका है, भीमबेटका एक्चुअली ये गुफाओं के लिए फेमस है, ठीक है। गुफाओं में शैल चित्र बने हुए हैं अंदर की दीवारों पर। यानी गुफा क्या है? शैल, जो चट्टानें हैं गुफाओं की, इंटरनली आप देखोगे तो उस पर जो है चित्र बनाए हुए। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान में मिला है? ये जो साइट थी, लोकेशन थी, ऐसा मिला है जम्मू कश्मीर के बुरजहोम नामक स्थान पर। यहाँ पर क्या होता था, सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पर जो लोग थे, जैसे वो मर जाते थे तो उनको दफना करके एक तरीके से उनके साथ में जो उनकी प्रिय चीज़ें, जैसे कुत्ते को भी दफनाने के यहाँ पर कंकाल मिले हैं, एक तरीके से सबूत या एविडेंसेस मिले हैं। सुमेलित करना है आपको। यहाँ 4 वेद दिए हैं, कौन सा वेद किस लिए है ये आपको बताना है। सिंपल है बहुत। ऋग्वेद में जो है अभी डिस्कस किया था, ऋग्वेद में ईश्वर की प्रशंसा की गई है। ईश्वर की प्रशंसा के लिए उसमें 1028 श्लोकों का वर्णन है। और जो सामवेद है, सामवेद पर इन्हीं श्लोकों को कैसे एक ट्यून पर गाया जाएगा, तो वो मतलब गाने का मतलब है संगीत से। तो भारत, इंडियन म्यूजिक सिस्टम की या भारतीय संगीत की शुरुआत कहाँ से होती है, या ओरिजिन कहाँ से माना जाता है? ये सामवेद से माना जाता है। और अगर आप यजुर्वेद की बात करेंगे तो जो भारत में आयुर्वेद है, भारत में आयुर्वेद है, किस पर बेस्ड है ये?
ये हमारे अथर्ववेद पर आधारित है, ठीक है। और यजुर्वेद में क्या है, इसमें यज्ञ और बलिदान से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप हैं या कर्मकांड है वो मेंशन किए गए। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? इस साइट को याद रखिए, ये है अंतरजी खेड़ा। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सबसे पहले कहाँ पर मिलता है? ये अभी डिस्कस किया है हमने। ये जो है अथर्ववेद में है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद में मिलता है, हमें ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद में हमने बताया था कि 10 मंडल है ऋग्वेद। ये टोटल मंडलों की संख्या यहाँ 10 है इसमें। तो इसमें मंडल 3 में ही लिखा हुआ है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई? तो ये गुरु विश्वामित्र के द्वारा रचना की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, पुराणों की संख्या बतानी है, टोटल कितने पुराण हैं? तो नंबर ऑफ पुराण हैं वो 18 है। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो ये बेसिकली जो लिखा हुआ है इसको, वो संस्कृत में लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत गीता को। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद की जो मूल स्क्रिप्ट, इसकी लिपि कौन सी हुआ करती थी ऋग्वेद की? तो ये थी ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन डी, ब्राह्मी लिपि हुआ करती थी। अविस्ता और ऋग्वेद में समानताएं देखने को मिलती हैं। अविस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जिस तरह से भारत का प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद, उसी तरह ईरान का प्राचीनतम ग्रंथ है जैंद अविस्ता इसको बोलते हैं। तो दोनों बहुत सिमिलर है। इसके जो इनका सब्जेक्ट मैटर है, अगर आप कंपैरिजन करोगे तो बहुत समानताएं, सिमिलैरिटी हैं दोनों में। तो ये ईरान का है। तो ये यहाँ तक हुआ आज का हमारा इतिहास का प्रैक्टिस सेट। पसंद आया तो ज़रा कमेंट में लिख दो, आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। फिर साथ ही ज्योग्राफी के भी ऐसे ही शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच।